हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में बिहार स्पेशल क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, यानी कि बिहार से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप सभी बच्चों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, आप यदि बिहार में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे पैरामेडिकल हो, आईटीआई हो या फिर बिहार से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए खास भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इस क्लास को आप सभी बच्चों को काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है और उतनी ही अच्छी तरीके से हम सभी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते भी चलेंगे। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में करते चलिएगा। सेशन यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ये क्वेश्चन है, बिहार की साधारण जलवायु है। बिहार की साधारण जलवायु कैसी है? गर्म और आर्द्र है, शीत और आर्द्र है, मानसूनी है या फिर गर्म और शुष्क है? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे बिहार में जो है सभी टाइप के मौसम हैं, तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका मानसूनी हो जाएगा, यानी कि हमारे बिहार की जलवायु मानसूनी है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर मानसूनी कहे तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था? वैदिक काल की बात करते हैं, उससे पहले बौद्ध के पीरियड की बात करते हैं। तो बौद्ध के पीरियड में, बौद्ध के जो पीरियड है, इस टाइम बिहार का नाम क्या था? इस टाइम बिहार के नाम की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम अपने बिहार को विहार के नाम से जानते थे, क्योंकि विहार का मतलब बौद्ध मठ होता था। तो यहाँ पर इसलिए विहार से बिहार बना। लेकिन वैदिक काल की बात करते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में जो है बिहार को ब्रात्य के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, ब्रात्य। यहाँ पर प्राच्य लिखा गया है तो इसको कट कर दीजिए। ब्रात्य के नाम से बिहार को जाना जाता था। दूसरी बात, बिहार के लोगों को कीकर के नाम से जाना जाता था। कीकर के नाम से जाना जाता था। अब कंप्लीटली जो है ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, डी आंसर आपका होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ? Where did लॉर्ड महावीर अटेन निर्वाण? निर्वाण का मतलब जैन धर्म में क्या होता है? निर्वाण का मतलब जैन धर्म में मृत्यु होता है, सीधे तौर पर समझिए। और महावीर की बात यहाँ पर की जा रही है, तो महावीर की जन्म की बात करते हैं तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि वैशाली के कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है ज्ञान प्राप्त करने की बात हो रही है, तो ज्ञान जो इनको मिला था ये कहाँ पर मिला था? तीसरे नंबर क्वेश्चन में पावापुरी में जो है, ज्ञान बोल रहे हैं, निर्वाण इनको पावापुरी में मिला था। और ज्ञान की बात यदि आगे आ ही गई है तो ज्ञान की बात भी हम कर लेते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ऋजुपालिका साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, ये तो आप लोगों ने जान लिया। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा के बेटे थे। 30 वर्ष की उम्र में जो है ये निकल पड़े थे घर से, और 42 वर्ष के उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सारी बातें कंप्लीट हो गई यहाँ पर बिल्कुल। और भगवान बुद्ध जो अपना उपदेश दिया करते थे प्राकृत भाषा में दिया करते थे। किस लैंग्वेज में? प्राकृत लैंग्वेज में अपना उपदेश दिया करते थे। तो सारी चीज़ें अब कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपका आंसर जो है फिलहाल डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इन विच लैंग्वेज डिड महावीर प्रोपगेट जैनिज्म? यानी कि महावीर ने किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया? तो इस क्वेश्चन पर हमने चर्चा कर लिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करनी होगी। अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? बिहार के किस राज्य से किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? पूरा पाषाण युग की बात करते हैं तो इसमें जो अवशेष मिले हैं ये कृषि के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? कृषि के औजार मिले हैं। कृषि के औजार मिले हैं। और कृषि के औजार की बात करते हैं और पूरा पाषाण युग के अवशेष की बात हम बिहार में करते हैं, तो आपको बता दें कि गया, मुंगेर और नालंदा। कहाँ पर? गया। एक तो पहला आपका हो गया मुंगेर। मुंगेर के बाद हम बात कर लेते हैं गया में। गया के बाद यदि हम बात करते हैं तो नालंदा। कहाँ? नालंदा में भी ये अवशेष मिले हैं। 3 जगह पर खास करके ये अवशेष मिले हैं, और इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर मुंगेर ही हो जाएगा, न कि बक्सर, दरभंगा और पूर्णिया। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, सेशन यदि अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे लिखने की कोशिश करेंगे वो चीज़ें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करने की भी कोशिश करेंगे। बिहार में आने वाला पहला
विदेशी कौन था? बिहार में आने वाले पहले विदेशी की बात करेंगे, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज में से। लेकिन आपको बता दें कि सिकंदर जब चंद्रगुप्त मौर्य से हारा तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक अपने सेनापति को भेजा जिसका नाम मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज यहाँ पर आए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। इन्होंने एक बुक की भी रचना की जिसका नाम इंडिका था, और यहाँ पर सबसे पहले आने वाले विदेशी बन गए बिहार में। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज दरिया खां नुहानी मेड द रूरल ऑफ बिहार? दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया? ये बना नहीं, इसको बनाया गया, और ये बना था गवर्नर। सीधे तौर पर समझ लीजिए गवर्नर, जैसे कि हमारे भारत में गवर्नर हुआ करते थे, महारानी वहाँ से कंट्रोल करती थी और एक को यहाँ पर भेज दिया करती थी। तो उसी तरीके से जो है ये गवर्नर थे, और ये गवर्नर थे सिकंदर लोदी के। किसके? सिकंदर लोदी के गवर्नर थे। और यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर 7वें नंबर क्वेश्चन के लिए 1495 से 1522 बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी तरीके से अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हु चेंज द नेम ऑफ पाटलिपुत्रा टू पटना? किसने जो है पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना रख दिया? पटना नाम रखने वाले जो व्यक्ति थे शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी ने जो है मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था, और 4 वर्ष जब ये शासन किए उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई है। और शेरशाह सूरी का मकबरा भी कहाँ पर है? सासाराम में है। सासाराम में जो है इनका मकबरा भी है, ये भी आपको याद रखना है, मकबरा भी है। और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखने वाले व्यक्ति यही साहब हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान, ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो सीधे तौर पर दाऊद खां करानी आपको आंसर कर देनी है। क्या? दाऊद खां करानी आपको आंसर कर देनी है, यानी कि बी आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जनजातीय विद्रोह है? बिहार के जनजातीय विद्रोह की बात करते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइबल रेबेलियन ऑफ बिहार? मुंडा रेबेलियन, कोल रेबेलियन, सांथाली रेबेलियन, या फिर ऑल ऑफ एबव? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं मुंडा विद्रोह की, तो मुंडा विद्रोह तो बिहार का विद्रोह है। मुंडा विद्रोह कहाँ का विद्रोह है? बिहार का विद्रोह है, और ये विद्रोह हुआ था 1894 में। उसके बाद कोल विद्रोह भी बिहार का विद्रोह है, ये विद्रोह हुआ था 1831 में। संथाल विद्रोह की बात करते हैं, ये भी बिहार का विद्रोह है, 1855 से 56 के बीच ये विद्रोह हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होने वाला है आपका आंसर डी ही होगा सही। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और स्थान जोड़ी गलत है? दौलाबाग परियोजना देहरी रोहतास में है, जी बिल्कुल है। जयनगर स्मॉल स्केल परियोजना रफीगंज औरंगाबाद में है। जयनगर कहाँ है? जयनगर है मधुबनी में। जयनगर मधुबनी में है, और जयनगर के नाम से औरंगाबाद में कोई परियोजना नहीं होगी, ये मूर्खतापूर्ण जो है। तो यहाँ पर इसलिए इसका यही वाला आंसर जो है गलत है। तेजपुर स्मॉल स्केल परियोजना औरंगाबाद ओबरा सही है। अंगूर परियोजना कालेर जहानाबाद ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो गया? और बिल्कुल जो है ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा जलाशय नहीं है? बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा जलाशय नहीं है? व्हिच रिवर इन नोट इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो बिहार की बात करते हैं और बिहार के मुंगेर जिले की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा जलाशय नहीं होगा? 12वें नंबर क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनौरा में है। ये कहाँ पर है? सीताकुंड जलाशय पुनौरा में है। पुनौरा कहाँ? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में सीताकुंड जलाशय है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए होगा। ए आंसर आपने किया है, तो काफ़ी अच्छे बातें हैं। चलिए, कुछ बर्बाद लोग हैं जो बाहर में आवाज़ कर रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लाल मिट्टी प्रचुर रूप से कहाँ पाई जाती है? बिहार में लाल मिट्टी प्रचुर रूप से कहाँ पाई जाती है? बिहार की बात करें और यहाँ पर लाल मिट्टी की बात करें तो बिहार और लाल मिट्टी का संबंध जो है ये काफ़ी अलग है, और ये जो है सोन नदी के दक्षिण में। कहाँ पर? सोन नदी के दक्षिण, ये तो बिल्कुल गलत होगा। गंगा नदी के दक्षिण में, तो गंगा नदी के दक्षिण में ये हमारा जो है बिहार रहा। इस टाइप का जो है हमारा कुछ
नक्शा है बिहार का, और बिहार के बीचों बीच हमारी गंगा माँ बहती है। और यहाँ पर हो गया उत्तर, ये उत्तर की दिशा हो गई और ये दक्षिण की दिशा हो गई। तो इधर का जो क्षेत्र है यहाँ पर हमें क्या मिलता है, लाल मिट्टी मिलती है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है। अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है। अभ्रक की बात की जाए, जी बिल्कुल, अभ्रक के उत्पादन में बिहार जो है भारत का, याद रखिएगा, थर्ड, कौन सा, भारत का थर्ड स्टेट है, यानी कि तीसरा स्थान है इसका अभ्रक उत्पादन में। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में काफ़ी मात्रा में अभ्रक का उत्पादन होता है। जी बिल्कुल होता है। कितना उत्पादन होता है भैया, तो याद रखिएगा 3381 टन। 3381 टन जो है अभ्रक का उत्पादन हमारे बिहार में किया जाता है। और ये जो है गया से लेकर के मुंगेर के जो क्षेत्र हैं इसमें ये अभ्रक मिलते हैं। तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। बिहार में तेल शोधक कारखाना, आप सभी बच्चे यदि बेगूसराय या फिर समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी इस जगह के लोग होंगे तो आपको, या फिर उधर लखीसराय बोलते हैं या फिर क्या, तो वहाँ के लोग यदि होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ स्थित है, बरौनी में स्थित है। बरौनी यानी कि बेगूसराय में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। विदेशी सरकार की इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ए। इसके बाद बढ़ेंगे आगे, निम्नलिखित शहर और उद्योगों में गलत मिलान छांटिए। निम्नलिखित शहर और उद्योगों में गलत मिलान आपको छांटनी है। 16वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बंदूक का कारखाना कहाँ पर है। तो बंदूक का कारखाना बिल्कुल सही है कि ये जो है मुंगेर में है। दीघा में शराब का कारखाना है, शराब की तो अब वैसी कोई बात रही नहीं, लेकिन है तो है। टांडवा में कंबल का कारखाना है, और रीगा में सिंदूर का कारखाना नहीं है, रीगा में चीनी मिल है। क्या है, चीनी है, चीनी मिल है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर डी होगा। हमने इसको सही भी कर दिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई। बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में हुई थी पटना में। कहाँ पर, पटना में ये है। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर वाच बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड इन बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि टोटल जो है 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं, और 50 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे, और 25 क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करवा देंगे। कम क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ज़्यादा जो है डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, तो ऐसे में कम क्वेश्चन आप करेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल वो सेटल होगा। ठीक है ना। ऐसी बातें यदि हमारी सही लग रही है तो आप लिखिए यस, और यदि आप चाहते नहीं हैं तो नो लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, और 18वें नंबर क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे। तो विच पैलेस इन बिहार इज फेमस फॉर बटन मैन्युफैक्चरिंग। तो बटन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बटन निर्माण के लिए बिहार की कौन सी जगह प्रसिद्ध है। बिहार की बटन निर्माण के लिए जो है पूर्वी चंपारण का मेहसी जो है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बटन का निर्माण किया जाता है। सीधे तौर पर बटन की फैक्ट्री है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले में सर्वाधिक भूमि का गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग होता है। दरभंगा, मधुबनी, पटना, सासाराम। हमें ऐसा लगता है कि मधुबनी में होता होगा। यहाँ पर मछली के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए मधुबनी में जो है कृषि से ज़्यादा ये की जाती होगी, क्योंकि जगह जो है थोड़ा निचला पड़ जाता है। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार में धान के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप आफ्टर पैडी इन बिहार। तो सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सी फसल होती है ये जान लीजिए। सबसे अधिक धान की फसल होती है, और ये आपके क्वेश्चंस में है तो इसको भी आपको देखनी होगी। और इसके बाद है कि गेहूं, मक्का, जूट और जौ, ये सारे हैं। तो इस सारे में से यदि हम बात करते हैं तो धान के बाद यदि कोई फसल सबसे अधिक होता है, धान के बाद यदि सबसे अधिक कोई फसल उगाया जाता है तो वो कौन सा है। आंसर करेंगे आप क्या, आप आंसर करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपका आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मक्का का उत्पादन भी काफ़ी होता है। तो चलिए एक फैक्ट आप लिखने की कोशिश कीजिए, लिखिएगा मत, याद रखिएगा। मक्का, गेहूँ, क्या, मक्का, गेहूँ और धान। मक्का, गेहूँ और धान आप याद रखिएगा,
इन तीनों की जो उपज होती है बिहार में, बिहार के 80% फसल में यही सारी चीज़ें हैं। गेहूं, मक्का और धान जो है 80% बिहार में उगाई जाती है, यानी कि बिहार में जो जितनी खेती होती है उसकी, ऐसा नहीं कि भारत का 80% मान लीजिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं मानना है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सॉरी गेहूं आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बॉयलर और इंजन को ढकने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? बॉयलर और इंजन को ढकने के लिए सिर्फ आपको एस्बेस्टस याद रखना है, ज़्यादा डिस्क्राइब करनी नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग, बिहार राज्य खादी कपड़ा आप जानते हैं ना, नेता लोग जो पहनते हैं, उजला उजला थोड़ा मोटा टाइप का उसका होता है खादी का। अब नेता भी कहाँ खादी पहनते हैं, अब तो वो अलग अलग मॉडर्न टाइप के उजले कुर्ता पैजामा का यूज करते हैं, क्योंकि पैसा आज के नेताओं के पास काफ़ी अधिक है। तो चलिए, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1956 में। कहाँ पर? 1956 में। और आप सभी बच्चों की जिला में खादी की दुकान है या फिर नहीं बताएंगे? हमारे जिला में दरभंगा में जो है खादी की दुकान है, एक स्पेशल सरकारी दुकान होती है इसकी। तो बी आप अपने दादा या फिर घर के लोग से पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। बिहार में फसल किस मौसम में उगाई जाती है? बिहार में फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो हमारी जो है जलवायु मानसूनी है, और मानसूनी जलवायु है तो सभी तरीके के फसल उगाए जाते होंगे। देखिए यहाँ पर जो है रबी फसल की बात करते हैं तो ये जो है ठंड के मौसम में गेहूं वगैरह जो उगाई जाती है। उसके बाद खरीफ फसल की बात करते हैं तो धान अभी जो है ये खरीफ फसल है, खास करके बरसात के टाइम में। जायद फसल की हम यदि बात करते हैं तो जायद फसल जो है ये जब गेहूं वगैरह कट जाता है और तेज़ गर्मी होती है और बारिश भी उस टाइम नहीं होता है, यानी कि शुष्क हवाएं भी बहती रहती है, तो उस टाइम का जो मई और जून के पहले जो महीना होता है ना, अप्रैल और मई के बीच में, उस टाइम जो फसल बोई जाती है, जैसे कि मूंग हो गया, उसके बाद जो है बात करते हैं तो और भी बहुत सारे फसल होते हैं। मूंग के बाद यदि बात करें तो अरहर का फसल उसी टाइम होता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो कुछ और भी फसलें हैं, जैसे कि ज्वार का फसल हो गया, तो ये सारे जायद फसल होते हैं जो कि अप्रैल मई के महीने में बोए जाते हैं। तो यहाँ पर बिहार में किस फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो सभी मौसम में ये सारे फसल उगाए जाते हैं भाई, हम बिहारी हैं वैसे ही नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक मक्का कहाँ होती है? वेयर इज मेज ग्रोन इन मोस्ट इन बिहार? तो बिहार में सबसे अधिक मक्का उत्पादन की बात तो यहाँ पर की जा रही है, और सबसे अधिक मक्का उत्पादन बिहार में कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा याद रखिएगा, कहाँ पर होगा? उत्तरी बिहार में। कहाँ पर? उत्तरी बिहार में जो है सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। हम लोग भी उत्तर बिहार में ही पढ़ते हैं, खास करके पटना, मधुबनी, उसके बाद समस्तीपुर, ये सारे उत्तर बिहार के एरिया हैं। तो यहाँ पर मक्का का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? गोंडा जनजाति की बात करते हैं तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गोंड ट्राइबल? तो यहाँ पर बात करें गोंड जनजाति की तो सभी ऑप्शन को हमें पढ़नी होगी, और सभी ऑप्शन को पढ़ने के बाद हम आंसर कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन आपके सामने जो 25वें नंबर क्वेश्चन में है, उनकी अपनी खुद की कॉलोनी नहीं होती है, ये बातें बिल्कुल सही है। उसके बाद है वो अन्य जनजातीय और गैर जनजातीय कॉलोनी में रहते हैं। तो जैसे ही उसके पास कॉलोनी नहीं होगा तो कहीं ऐसे ही जगह पर जा कर के रहेगा। उनका व्यवसाय कृषि है, लेकिन ये कृषि करते हैं क्या? जी बिल्कुल, वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ये करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, आंसर इसका क्या हो जाएगा? इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, उसके बाद पशुपालन भी ये करते हैं, मुर्गे भेड़ बकरियां भी पालते हैं। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये जो है आपके क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि पार्ट 1 आपका हुआ ख़त्म। पार्ट 1 आपका हुआ ख़त्म। अब सेकेंड पार्ट का इंतज़ार कीजिए, सेकेंड पार्ट हम आपको कंटिन्यूटी के साथ ही दे देंगे ताकि पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो आज आप ये क्लास करेंगे तो कल आपको पार्ट सेकेंड की क्लास भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको फीडबैक देनी होगी हमें। ज़रूर आप सभी बच्चे बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा था, आप लोगों ने कितने % जो है समझदारी के साथ इस क्लास को किया और क्लास को समझा, क्वेश्चंस को
LGR स्टडी पर आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि कंटिन्यूटी के साथ आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, और आप और भी बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए सफलता बैच भी रखा है। सफलता बैच हमने लॉन्च कर रखा है, सफलता बैच को ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जानिए। सफलता बैच में आपको सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद चैप्टर वाइज आपकी क्लासेज होगी सभी सब्जेक्ट की, जिसमें जो है थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों की क्लासेज होंगी। सभी विषय का PDF नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, GK, हिंदी और इंग्लिश से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको बिल्कुल फुली सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कराया जाएगा, बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। 7479823598 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप कभी भी कॉल करेंगे और आप जो भी आपके पास डाउट है उस को क्लियर करवाने की कोशिश आप करेंगे और हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कोर्स फी कितना है? मात्र 599 हमने कोर्स फी रखा है। आपके एग्जाम तक इसी कोर्स फी में आपको कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। क्लास चलेगा LGR स्टडी लाइव एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे LGR स्टडी। आपके सामने दो एप्लीकेशंस होंगे, एक व्हाइट लोगो में, एक रेड लोगो में। दोनों अपना ही एप्लीकेशन है। तो इस रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को क्लास ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। इस टाइप का इंटरफेस आएगा, इसको फिल करके टर्म कंडीशन एग्री करके रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको आगे कैटेगरी सेलेक्ट करने के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसमें आपको पैरामेडिकल के स्टूडेंट है, आप पैरामेडिकल सेलेक्ट करके सेव कर दीजिएगा। इसके बाद आगे आपके सामने पेड कोर्स का ऑप्शन होगा। पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा, बाय नो का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, पे ऑनलाइन का ऑप्शन होगा। पे ऑनलाइन का ऑप्शन आपका लास्ट जो है स्टेज है। इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, पे लेटर, जो भी सोर्स आपके पास पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह वगैरह हो, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपके कोर्स इनरोल हो जाएंगे। आप चाहते हैं डायरेक्टली LGR स्टडी की टीम आपको कोर्स इनरोल करके दें, तो हमारा QR कोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये नंबर फ़ोनपे और पेटीएम और गूगल पे का नंबर लालू कुमार के नाम से 7631244178 ये हमारा नंबर है। इस पर पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको कॉल करनी है हमारे हेल्पलाइन नंबर 7479823598 पर। अब आपके कोर्स को इनरोल करके दे दिया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी बच्चों को यदि जानकारी दे दें इस व्हाइट लोगो वाली एप्लीकेशन के बारे में कि इसमें क्या था, जो सर आपने सिर्फ इसको बोला, तो इसमें जो है काफ़ी चीज़ें फ्री में आपको मिल रही है। ऑल चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है, काफ़ी नहीं, ऑल चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में मिल रही है। जो आपके सामने दिख रहा है इसको आप पढ़ लीजिए। तो चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।